हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे एथिक्स की एक केस स्टडी। एथिक्स की केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इस तरीके से केस स्टडी प्रोवाइड की जाती है कि हम वहाँ पे उस सिचुएशन में अपने आप को रखें। अगर हम वहाँ पे प्लेस्ड हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे या हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसीलिए हमें वो केस स्टडी दी जाती है ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि क्या कैंडिडेट का थिंकिंग प्रोसेस है। तो एथिक्स की केस स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, तो इसीलिए आज हम केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से केस स्टडी को अप्रोच किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसको करने की कोशिश की होगी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा केस स्टडी को और अपना एक आंसर फ्रेम किया होगा। तो आज हम देखेंगे इस केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स दे दूं थोड़ी। तो हमारा एक करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं। जीएस प्री प्लस मेंस बैच है जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कराई जाती है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जाती है। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से उठा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और सिखाया जाएगा किस तरीके से आंसर्स लिखे जाने चाहिए और आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा उन आंसर्स का। एंड एनसीईआरटी सेल्फ सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ कम सेल्फ स्टडी बैच है जिसमें डेली बेसिस पे टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन कोर्सेज़ को एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एथिक्स की केस स्टडी। अब ये है केस स्टडी का क्वेश्चन। राकेश इज़ अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। राकेश की बात हो रही है यहाँ पे। राकेश क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है जो कि उसके बारे में बताया गया है कि वो ऑफिसर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ऑनेस्ट है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, उसकी ऑनेस्टी की वजह से जो उसके हायर ऑफिशियल्स हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। और उसकी इसी ऑनेस्टी को देखते हुए द गवर्नमेंट एंट्रस्टेड हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशरीज अंडर अ हेल्थ केयर स्कीम मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। कि उसकी इस ऑनेस्टी को देखते हुए सरकार ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि राकेश को उन बेनिफिशरीज़ को, उन लोगों को या उन कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो एक स्कीम के अंडर आ सकते हैं। और वो स्कीम क्या थी? स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम लाई सरकार ने। हेल्थ केयर की एक स्कीम लेके आए जो स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, बूढ़े लोगों के लिए वो स्कीम लागू की गई थी। तो राकेश को वहाँ पे उसके बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना था। सरकार ने क्या किया? एक क्राइटेरिया भी राकेश को बताया। गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया बताया? पहला, 60 ईयर्स ऑफ एज और अबव, कि वो जो पर्सन है या जो बेनिफिशरी है वो 60 साल की उम्र का होना चाहिए या फिर उससे अधिक का होना चाहिए। मतलब 60 ईयर्स का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। दूसरा, बिलोंगिंग टू अ रिजर्व्ड कम्युनिटी, कि राकेश एक रिजर्व्ड कम्युनिटी, एक आरक्षित समुदाय का होना चाहिए वो बेनिफिशरी। थर्ड क्राइटेरिया बोला गया कि उनकी जो फैमिली इनकम है, उनकी पूरी घर की आय है वो 1 लाख प्रति साल 1 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब सालाना उसकी जो आय होगी, इनकम होगी पर एनम, वो 1 लाख से 1 लाख से कम होनी चाहिए। चौथा बोला गया, पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज़ लाइकली टू बी हाई, कि ये माना गया है कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो ट्रीटमेंट या उनको बीमारी है या जिस चीज़ का भी वो इलाज करवा रहे हैं उसका ट्रीटमेंट के बाद, जैसे मान लेते हैं कि सर्जरी होती है, किसी की ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद का जो उसके एक्सपेंसेस हैं या मेडिकेशन के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको अगर सरकार दे देगी तो उन बेनिफिशरीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो सकती है, एक बहुत अच्छी लाइफ वो जी सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के पास पैसों की कमी होने की वजह से वो अपना ट्रीटमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले पाते, अच्छे से मेडिसिन वगैरह या जो भी
थेरेपी लेनी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये स्कीम को लेकर आई। तो अब राकेश को उन्होंने ये क्राइटेरिया बता दिया और राकेश को बोल दिया कि जो ये बेनिफिशरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको इनका लाभ देना है, उनको इनका बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है। अब हुआ क्या राकेश के साथ? वन डे एन ओल्ड कपल विजिटेड राकेश ऑफिस विद देयर एप्लीकेशन। एक ओल्ड कपल मतलब एक हस्बैंड वाइफ जो कि बूढ़े हैं, मतलब 60 या उससे ज़्यादा की उम्र के वो होंगे, वो एक एप्लीकेशन के साथ राकेश के ऑफिस में पहुँचे। दे हैव बीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ विलेज इन हिज डिस्ट्रिक्ट सिंस देयर बर्थ। मतलब वो अपने जन्म से ही, अपने बर्थ से ही उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट का राकेश ऑफिसर है उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे। द ओल्ड मैन इज डायग्नोज्ड विद अ रेयर कंडीशन दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कि जो ओल्ड मैन था, मतलब जो वो हस्बैंड था, उनको एक बहुत रेयर कंडीशन उनको डायग्नोज हुई, उनको एक बहुत रेयर बीमारी का पता चला, जिससे कि जो बीमारी क्या थी कि उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, मतलब कुछ ब्लॉकेज हो रखा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हैज़ सीवियर एब्डोमिनल पेन फ्रीक्वेंटली दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम डूइंग एनी फिजिकल वर्क। उसके चलते जो उनको ये दिक्कत आई है, ये ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज आई है, उसके चलते राकेश को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा उनको दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, और फ्रीक्वेंटली उनको इतना पेन रहता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, उनको कोई भी काम करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। द कपल हैज़ नो चिल्ड्रन टू सपोर्ट देम। अब जो वो हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, उनका कोई बच्चे भी नहीं हैं उनके कोई, जो कि उनको सपोर्ट कर सके उनकी ट्रीटमेंट में। तो द एक्सपर्ट सर्जन whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee। अब जैसे हमने बात की कि वो कपल के कोई बच्चे भी नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सकें, और एट दिस एज उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो इसीलिए जो एक्सपर्ट सर्जन था, जिससे वो डॉक्टर जो सर्जरी करता, अच्छा डॉक्टर था जो, उनसे जब उन्होंने बातचीत करी तो वो डॉक्टर ने उनको बोला कि वो फ्री में उनकी सर्जरी कर देगा। However, the couple will have to bear the cost of incidental charges such as medicines, hospitalization, etc. to the tune of ₹1 lakh। लेकिन वो सर्जरी तो फ्री में कर देगा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि उस कपल को जो सर्जरी, ऑपरेशन तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद की जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी पैसे खर्च होंगे, जैसे कि अगर जो वो ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रहेंगे ट्रीटमेंट के लिए, या वो जो दवाइयाँ लेंगे, इस तरीके के सारे खर्चे उन्हीं को उठाने पड़ेंगे और उनको पे करना पड़ेगा, जो कि समवेयर अराउंड उन्होंने एक अंदाज़न बताया कि 1 लाख के करीब करीब उनका खर्चा आएगा। द कपल फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट क्राइटेरियन बी। मतलब जो बेनिफिशियरी के क्राइटेरिया सरकार ने राकेश को दिए थे, वो कपल उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया बी, क्या है बी? बिलोंगिंग टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी, कि वो कपल रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आता था, वो आरक्षित समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं था वो कपल, जिसकी वजह से वो इस बेनिफिशियरी की लिस्ट में ऐड ऑन नहीं हो पाया। However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life। लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई अगर फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिल जाए, उनको पैसे मिल जाएं अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो उनको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे सर्जरी फ्री में होने के बाद के एक्सपेंसेस, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी उस फाइनेंशियल एड से। हाउ शुड राकेश रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? अब उन ओल्ड कपल ने जाके एप्लीकेशन दी और अपनी सिचुएशन को जब राकेश को बताया, तो अब राकेश को इस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये हमारी केस स्टडी है, ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। अब हमें ये बताना है कि राकेश को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस सिचुएशन में।
तो सबसे पहली चीज़, जब भी एक केस स्टडी को पढ़ेंगे तो एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो ऑफिसर है, राकेश एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को बिल्कुल रूल्स और नॉर्म्स के साथ ही चलना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो किसी के बेनिफिट में ही क्यों ना हो। वो उनके पास अलग उनको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, अलग मेथड्स ढूंढने हैं वो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लोगों को, बट वो रूल्स को ऑल टुगेदर चेंज नहीं कर सकते। तो इसी को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सॉल्यूशंस देने हैं। तो अब वो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कैसे राकेश इस सिचुएशन को टैकल कर सकता है, तो वो देखते हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, अभी हमने बात की कि थोड़ा सा क्रक्स देखे कि एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर राकेश क्या है, उसको बेनिफिशरी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि कौन कौन उस लिस्ट में ऐड ऑन हो सकता है, किस किस को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम का। लेकिन उसके टाइम पे जब ओल्ड कपल ने अपना फॉर्म सबमिट किया उस लिस्ट में ऐड करने के लिए, तो उस टाइम पे वो रिजर्व्ड कैटेगरी के ना होने की वजह से, आरक्षित समुदाय में ना होने की वजह से वो बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं आ सके। राकेश उनको बेनिफिशियरी की लिस्ट में नहीं डाल सका। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। EWS कैटेगरी आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है और उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो यहाँ पे सरकार ने क्राइटेरिया दिया था स्कीम के लिए वो सिर्फ रिजर्व्ड कम्युनिटी के लिए था, आरक्षित समुदाय के लिए था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मेंशन वहाँ पे नहीं किया गया था। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया क्राइटेरिया में। तो वो क्योंकि रिजर्व्ड कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर ही क्यों ना है, वो उस लिस्ट में ऐड नहीं हो सकते, इसीलिए वो उसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये हमने दिया छोटा सा क्रक्स। अब हम बताएंगे कि राकेश क्या करेगा। राकेश को क्या करना चाहिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राकेश को जो रूल्स हैं और जो नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो उनको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि राकेश एक सिविल सर्वेंट भी है, और सिविल सर्वेंट कौन होता है, जो लोगों को सर्व करता है, लोगों के हित के लिए काम करता है, और वो उसके साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक इंसान भी है। तो उसके चलते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों के लिए या सिटीजन्स के लिए उनके बेनिफिट में काम करे, और उन ओल्ड एज पीपल जो उनके पास आए हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे सोल्यूशन निकाले और उनके लिए काम करे। बिसाइड्स कि रूल्स जो भी हैं वो रूल्स को उनको रखना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो जब एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो दो चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि सबसे पहला, हम रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, एक ब्यूरोक्रेट रूल्स को चेंज नहीं कर सकता अपने लेवल पे, बट येस वो उस सिचुएशन के बारे में सुपीरियर से रिक्वेस्ट करके, सुपीरियर्स को एप्लीकेशन देके उनके साथ डिस्कस करके कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में है। सेकेंडली, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिस चीज़ के बारे में, तो उन अथॉरिटी से ही एक बार बात करना बनता है। एक अवेयरनेस भी ज़रूर हम बोलेंगे कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, परसुएशन करना है। ये तरीके के या जब आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो जैसे हमने बात की कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, जिसके भी केस के बारे में बात हो रही है, तो जो उससे रिलेटेड अथॉरिटी है हमें लगती है हम वहाँ पे बात करें। अब यहाँ पे इमीडिएट जब हमने एप्लीकेशन देखी और हमें ये पता चल गया कि एक सर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करने के लिए रेडी है, फ्री में, मुफ्त में वो सर्जरी कह रहा है मैं कर दूंगा, तो हमें पहले उस सर्जन से बात करनी होगी कि जो वो सर्जरी कर रहे हैं तो उस सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसी उस पेशेंट की कंडीशन है, और कैसी कैसी उसकी हेल्थ है, क्या उनकी डिटेल्स है, और किस तरीके की पोस्ट सर्जरी के बाद, मतलब सर्जरी ऑपरेशन होने के बाद कैसी उनको ज़रूरतें पड़ेंगी, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन चाहिए,
मेडिकेशन चाहिए। तो जब हमें उसके बारे में पता चलेगा तो हमें एक एस्टीमेट पता चल जाएगा कि हमें क्या हम उन कपल के लिए या उस ओल्ड मैन के लिए हम कर सकते हैं। तो इसीलिए राकेश को सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी ताकि वो एक्चुअल कंडीशन के बारे में जान सके, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से रिलाई करना भी सही नहीं है। अपने लेवल पे एक एश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उस डॉक्टर से बात करनी है, उस सर्जन से बात करेगा राकेश। बात करने के बाद राकेश एनजीओ से बात करेगा, एनजीओ के साथ एक मीटिंग रखेगा जो कि हेल्थ सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए, गरीब लोगों के लिए या जो ओल्ड एज पीपल हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए काम कर रहा है। एनजीओ क्या होती है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि लोगों के हित में काम करती है। तो जो भी हेल्थ सेक्टर में एनजीओज वर्क कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग रखेंगे और उनसे बात करेंगे कि किसी तरीके से अगर फंड्स इकट्ठे हो सके ताकि जो मेडिकेशन है या जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा उस कपल का, उसको किसी तरीके से हम फंडिंग प्रोवाइड कर सके एनजीओ के थ्रू। तो राकेश क्या कर रहा है, वो रूल्स को चेंज नहीं कर रहा। प्रॉब्लम किस चीज़ की थी, फंड्स की दिक्कत थी कि ओल्ड कपल के पास फंड्स नहीं है, तो वो फंड्स को अरेंज कराने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से, एनजीओ से, क्योंकि एनजीओ तो हेल्प करता है लोगों की, तो वो इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ओल्ड कपल की। उसके बाद जो हमने बात की थी कि ऐसी चीज़ जो रूल्स में नहीं है, लेकिन वो हमें रूल्स हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें लोगों उन पर्सन्स को बेनिफिट भी देना है, तो हम अपने सुपीरियर्स को एप्लीकेशन देंगे, सुपीरियर से डिस्कस करेंगे। तो राकेश क्या करेगा, एनजीओ से बात करके उनको बोल के कि आप किसी तरीके से फंड्स अरेंज करवाइए, क्राउड सोर्सिंग करवाइए, और वो अपने सुपीरियर्स को भी बात करेगा कि क्या सुपीरियर्स, क्योंकि यहाँ पे मेन मैटर क्या है, फाइनेंस का मैटर है कि हमें उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना है। तो वो सुपीरियर्स को ये रिक्वेस्ट कर सकता है एप्लीकेशन सेंड करते हुए, दिखाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जो वेलफेयर फंड है, वो भी किसके लिए होता है, वो लोगों के लिए ही तो होता है। जब वो लोगों के लिए ही बनाया गया है तो क्या उस फंड के अंदर से एक फाइनेंशियल सपोर्ट इस केस के लिए, ये ओल्ड पीपल के लिए प्लीज़ निकाल दिया जाए और उनको फंड प्रोवाइड कर दिया जाए उनके सर्जरी के बाद के एक्सपेंसेस के लिए। तो ये वो सुपीरियर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फंड्स के लिए एनजीओ से भी बात की, और सबसे पहले उन्होंने एश्योरेंस ली कि ऐसा कुछ फेक ना हो, सब कुछ सही है, ऐसी कंडीशन है। उन्होंने डॉक्टर से एश्योरेंस ली, उन्होंने एनजीओ से बात की फिर फंड्स के लिए, और सुपीरियर से भी बात की कि जहाँ से भी अरेंज हो जाएगा, मेन फोकस क्या है, ओल्ड कपल को बेनिफिट हो जाए। ये करने के बाद अब ये जो स्टेप्स राकेश ने लिए, ये बहुत इमीडिएट स्टेप्स उसको लेने हैं। जब वो स्टेप्स लेगा तो कहीं ना कहीं से तो क्या है, उसको ये सोच के कि चाहे एनजीओ से फाइनेंस मिल जाए, चाहे डीएम वेलफेयर फंड से मिल जाए, वो कपल के लिए एक उनकी लाइफ में एक बढ़ोतरी का काम करेगा, उनकी हेल्थ के लिए एक बढ़ोतरी का काम करेगा। उसके बीच जब ये काम होगा, उसी के बीच राकेश क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो ऐसा केस है, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ वही ओल्ड कपल हो, सिर्फ फ़र्क क्या है कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि और भी लोग हों। तो इस तरीके से राकेश एक अवेयरनेस कैंपेन, जैसे मैंने बात की थी कि अवेयरनेस प्रोवाइड करो, तो अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसके रिगार्डिंग, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चला सकता है और एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर सकता है, जिससे कि इसकी जानकारी सभी को हो जाए। दूसरा, वो एनजीओस के साथ, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, या जो भी लोग हैं जो बाकी नागरिकों के हित में काम करते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड पीपल हैं, उनको बोलें कि वो एक ऐसा प्रोग्राम चलाएं, आउटरीच प्रोग्राम, जिससे कि अवेयरनेस भी हो और ऐसे लोगों तक फंड पहुंच सके। तो वो एक ऐसा प्रपोजल रखेंगे और इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बहुत सारा स्पेस और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे किन चीज़ों के बारे में, कि इस तरीके से जो लोग सफ़र करते हैं वो आगे आएँ और वो लोग
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ये पॉलिसी सरकार बहुत अच्छी लाई है, लेकिन वो पॉलिसी का मतलब फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसकी अवेयरनेस लोगों में होनी बहुत ज़रूरी है, या उसका लाभ लोगों को तभी होगा, बेनिफिट तभी होगा जब लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो योजना है उसकी अवेयरनेस करानी बहुत ज़रूरी है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। एनजीओस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी कैंपेन्स लॉन्च किए जाएंगे कि ये जो प्रोग्राम है, योजना है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, हर एक लेवल पे वर्क करती है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोग उठा सकें और ऐसे कोई भी परेशान ना हो, फाइनेंस की वजह से कोई अपनी ट्रीटमेंट को डिले ना करे। लास्ट अब क्या है कि जैसे हमने बात की, ऐसा नहीं है कि ये एक लौता कोई केस होगा, बस क्या है ये केस हाईलाइटिंग में आ गया क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। लेकिन ऐसे बहुत और भी गरीब लोग हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ही और लोग हो सकते हैं जो इस क्राइटेरिया में तो नहीं आते स्कीम के, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं है, वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे राकेश इस केस को एक एग्जाम्पल देते हुए, एक बेस देते हुए ये प्रपोज कर सकता है कि इस स्कीम को थोड़ा सा हम अगर ऑल्टर कर सके, चेंज कर सके, और इसमें जो बी पार्ट हमने पढ़ा था फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी, कि जो बेनिफिशियरी शुड बी फ्रॉम अ रिजर्व्ड कम्युनिटी, कि वो आरक्षित समुदाय से होना चाहिए। तो हम उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी इंक्लूड होंगे। अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड कर देंगे उसमें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें ऐड ऑन होंगे, तो उनकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो ऐसी सब कैटेगराइजेशन में हम जो लैंडलेस पुअर है, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन ही नहीं है, घर ही नहीं है, या ऐसे ओल्ड पीपल या लोग जिनके बच्चे नहीं हैं कि वो उनको सपोर्ट कर सके किसी चीज़ में, या ऐसे लोग जिनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड किया जाए ताकि वो ये बेनिफिट उठा सकें। तो इस तरीके से हम इस केस स्टडी को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और हम जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन का सबसे पहले सॉल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे। हमें ये नहीं कहना कि हम पॉलिसी में हम रूल चेंज कर देंगे, हम उनको भी दे देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के पास या एक ब्यूरोक्रेट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो उस स्कीम को ऑल टुगेदर चेंज कर दे या रूल्स और नॉर्म्स को चेंज करके कुछ कार्य करे, लेकिन वो रूल्स को रखते हुए पहले और भी जैसे सीनियर से बात कर सकते हैं, उनसे कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या पब्लिक के थ्रू कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर वो अपने सुपीरियर से बात करके एक टाइम पे वो उसको रूल्स को चेंज करवा सकते हैं, या उस स्कीम को ऑल्टर करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। जो चीज़ वहाँ पे ऐड नहीं है वो डलवा सकते हैं, जो चीज़ शायद गलत तरीके से जा रही है वो हटवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक मेथड है केस स्टडी को टैकल करने का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपके कुछ सजेशंस हो इस केस स्टडी से रिगार्डिंग जो हम कुछ और भी दे सकते हैं, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एट दी एंड कोर्सेज़ के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करते हैं, जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस चलते हैं। जीएस प्री प्लस मेंस बैच है, हाईली रिकमेंडेड, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग बैच है, जिसमें बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा आप लोगों को। एंड एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ कम सेल्फ स्टडी बैच है, टारगेट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ उसमें प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।